नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। दोस्तों इस पेपर में हम सॉल्व करेंगे गेट 2019 का पूरा सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि आपका एक फंक्शन है जो क्लोज डोमेन ए बी से लेकर के रियल तक दिया हुआ है। ठीक है, और जो दो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और उसके पास एक ही रूट है ए बी में। ठीक है, और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डिनोट्स द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोस्तों कितनी बड़ी बातें बोल दे रहे हैं, खाली सुन लो आप। और आपको बोला क्या एंड में, computed by, सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, देन द मेथड कन्वर्जेस इफ। ठीक है, आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिंपल, आप तो पहले न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है वो जान लीजिए कि दोस्तों उससे आप रूट निकालते हो तो एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। करेक्ट, ये रहता है। तो दोस्तों अभी न्यूटन रैप्सन मेथड को कन्वर्ज होने के लिए बराबर हम लोग इसमें यूज कर लेंगे फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन का। तो दोस्तों फिक्स पॉइंट इटरेशन क्या रहता है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू सम फाई ऑफ एक्स एन लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स एन प्लस वन और ये आपको बोला है कि अल्फा इज ए सिंपल रूट। ठीक है, तो मैं इसको दोस्तों ऐसे कर सकता हूँ, फाई ऑफ एक्स, इसको एक्स पकड़ लो, माइनस ये एफ ऑफ एक्स पकड़ लो और ये एफ डैश एक्स। ठीक है, और दोस्तों फिक्स पॉइंट इटरेशन का एक और क्राइटेरिया होता है कि ये मेथड तब कन्वर्ट होता है, फिक्स पॉइंट मेथड का कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है कि उसका जो फाई डैश ऑफ एक्स है ना वो लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसका भी फायदा उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पहले। ठीक है, तो फाइव डैश एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, वन माइनस यहाँ पे यू अपॉन भी लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये एफ डैश एक्स ऐसे ही, और ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स दोस्तों ऐसे ही, और ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अब आपको क्या बोला है कि फाइव डैश ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन वन। दोस्तों इससे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वन माइनस ये तो चीज एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो गई, है ना, और माइनस ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स अपॉन ये भी दोस्तों एफ डैश एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मॉड एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, और ये दोस्तों प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स होल अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज लेस देन वन। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये और ये चीज कैंसिल हो गई। अब आप इस धीरे से ये वाली चीज यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड एफ डैश एक्स का, मॉड के अंदर स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों, आप ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी, ये स्क्वायर दोस्तों उन्होंने अंदर नहीं बाहर लिख कर दिया, तो हम लोग बाहर लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों मॉड के अंदर अगर है तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर सेम एज मॉड एक्स का स्क्वायर, और दोस्तों ये दोनों इसके बराबर है। ठीक है, फॉर एनी रियल। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए आप, एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन मॉड एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक सेकंड दोस्तों, मॉड एफ डैश एक्स, हाँ, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, जबकि वहाँ पे एफ डैश है। ठीक है, चलो और उसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ फंक्शन, हाँ एक मिनट दोस्तों, आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका दोस्तों आप कंपोनेंट वाइज लिख लो पहले। तो यू क्या दे दिया आपको दोस्तों, रियल कंपोनेंट तो ये है ना, मतलब एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर दिया है। और दोस्तों वी क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी कंपोनेंट वाई क्यूब है, और थ्री एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, अब आप पहले सी आर इक्वेशन चेक कर लो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एनालिटिसिटी पे बात हुई है। तो दोस्तों सी आर इक्वेशन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यू एक्स विल बी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। अभी दोस्तों वी वाई चेक कर लो, तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। दोस्तों उसकी क्राइटेरिया होती है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हर जगह। ठीक है, तो दोस्तों यू वाई निकालो जरा, तो यू वाई क्या हो जाएगा, जस्ट सिक्स एक्स वाई, और जरा वी एक्स निकालो, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिक्स एक्स वाई। लेकिन दोस्तों सी आर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स होना चाहिए।
तो यहाँ पे दोस्तों वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ओरिजिन पे ले लूँ मैं, अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू 0 ले लूँ, अगर आप दोस्तों ओरिजिन की बात करेंगे सपोज, ठीक है, क्या जाओ, तो ओरिजिन पे तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। आप ऐसे लिख लो। हम्म तो दोस्तों सेटिस्फाई तो हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब ये वहाँ पे एनालिटिक हो गया? और देखिए हम लोग, अगर दोस्तों फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके कंपोनेंट्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों फंक्शन एनालिटिक हो गया। ओके, आओ देखें। तो दोस्तों अगर आपने ओरिजिन प्लॉट किया तो ये रहा। अब क्या ओरिजिन को छोड़ के और कहीं सेटिस्फाई हो सकते हो? तो दोस्तों वहां सेटिस्फाई होंगे जहाँ पे x इक्वल टू 0 या तो y इक्वल टू 0 हो तो भी चलेगा। देखो x और y दोनों दोनों में से कोई एक भी 0 रहा या दोनों 0 रहे दोस्तों तो भी हो जाएगा, ठीक है, और तभी सेटिस्फाई होगा सी आर इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों 0 के आसपास तो कहीं वो भटक भी नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों सपोज मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब 0 के नेबरहुड में एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो ये तो कह रहा है एफ जेनेटिक कर दी ओरिजिन, तो ये तो गलत है। अब दोस्तों जब आप बात डिफरेंशिएबिलिटी की आएगी तो जाहिर सी बात है फंक्शन एनालिटिक पहले चेक करेंगे हम लोग। तो दोस्तों अब आपको बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ 1 + i एग्जिस्ट, 1 + i मतलब क्या हो गया? तो ऐसा हो गया ना 1, 1। लेकिन हमको क्लियरली पता है कि एफ एनालिटिक तब होगा जब 0 और 0 होंगे, इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है। अब अगर ए, अब दोस्तों सी ऑप्शन देखो, वो बोल रहा है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आई, लेकिन आई दोस्तों लिखा हुआ है, मतलब वो क्या है, 0, 1 लिखा हुआ है। तो अगर एक भी 0 हो गया तो फंक्शन तो हमारा एनालिटिक हो जाएगा ना वहाँ पर, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब आई पे तो एनालिटिक है, सॉरी आई पे तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि आई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों बचा ऑप्शन डी, डी पे तो करेक्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1 बोल रहा है, और हमारे पास 1 है ना, तो ये 1, 0 लिखा हुआ है दोस्तों, इस सेटिस्फाई ये क्राइटेरिया में आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब इसको देखिए आप दोस्तों, ये बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है आपको, सिंपली आप इसको इससे कंपेयर कर लो कैनोनिकल फॉर्म से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई टू, ओके, प्लस फंक्शन ऑफ वाई जेड पी क्यू, ओके, इक्वल टू 0। दोस्तों आपको यहाँ से ए क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। बी क्या मिल जाएगा? 2। सी क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। तो दोस्तों अब हम लोग क्या जानते हैं, अपने को अगर कुछ भी चेक करना है पैराबोलिक हाइपरबोलिक एलिप्टिक, तो दोस्तों हमें फाइंड करना होगा कि बी स्क्वायर -4ac क्या है। तो दोस्तों बी स्क्वायर -4ac क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ए इंटू सी, मतलब दोनों का दोस्तों स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अभी आप इसे एक्सपांड करने मत जाइए, हम लोग इसको और सिंपल कर सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों 1 स्क्वायर तो लगा ही सकता हूँ, अब आप इसको ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, और दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एरिया +1, ठीक है। दोस्तों यहाँ से ये 1 और 1 तो चला गया, और ये हो जाएगा 4 ऐसे रखो आप, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट के मैं इसे मिटा देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ये चीज़ क्या हो जाएगी? 1 + 1 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा आप देखिए, तो आप जानते हैं कि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहा है ना। अगर बात यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू 0 की हुई होगी तब तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 की हुई ही नहीं बात, तो इसका मतलब दोस्तों ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों मतलब सारी बात आपको सिर्फ इस पे करनी है। वो कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये चीज, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर दोस्तों 2 से छोटा हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ दोस्तों, अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक, है ना। बी स्क्वायर -4 इसी अगर दोस्तों पॉजिटिव हो गया तो हाइपरबोलिक है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर <2 हो गया दोस्तों तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ओके। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों 2 से छोटा रहा तो हाइपरबोलिक होगा, और अगर 2 से एक मिनट, मैं शायद उल्टा लिख दिया। अगर दोस्तों ये 2 से बड़ा रहा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2 में से कुछ बड़ा निकालेंगे तो दोस्तों निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव, है ना। नेगेटिव है मतलब क्या हो गया? एलिप्टिक।
तो दोस्तों एलिप्टिक होने पे, और एक मिनट, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया तब तो पैराबोलिक हो जाएगा, है ना। तो सब तो हमने निकाल लिया। अब आओ चलिए ऑप्शन पे। ऑप्शन कह रहा है पैराबोलिक, बिल्कुल गलत, बात ही नहीं करना है। हाइपरबोलिक बोल रहा है तब जब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से बड़ा हो। लेकिन हम लोग ने पाया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से बड़ा है तब तो वो एक एलिप्टिक है, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत। और ये बोल रहा है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से छोटा है तब वो एलिप्टिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से छोटा है तब तो वो हाइपरबोलिक है, तो मतलब दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है। तो देखो डी तो वही लिखा हुआ जो हमें चाहिए, तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो गया। आइए इसको देखिए। इफ यू एन इक्वल्स 1 से लेकर के एन तक दोस्तों e का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दोस्तों सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो और जरा सीक्वेंस के बारे में पहले देखते हैं। तो यू एन दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 1 से लेकर के एन तक e का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है दोस्तों। एन इक्वल टू 1 to 3 है, बराबर। आपको सीक्वेंस के बारे में पूछा है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो दोस्तों हम इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल के देख लेते हैं, ओके, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू वन क्या आ जाएगा, ओके। अगर दोस्तों ये मिल गया तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट हुई तो हम लोग बोलेंगे हाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर नहीं हुई तो सीक्वेंस डाइवर्स हो जाएगी। अब दोस्तों ये लिमिट निकालनी है, हाँ। तो लिमिट निकालने के लिए सिंपल तरीका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप इसकी लिमिट को स्प्लिट कर दीजिए दो टर्म्स में, ठीक है, आप इसकी लिमिट को स्प्लिट कर दीजिए दो टर्म्स में, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सपोज दोस्तों आपका ये फंक्शन जो डिफाइंड है e का पावर माइनस टी स्क्वायर, ओके, ये 1 से लेकर के n में है। अब दोस्तों इसको मैं 0 से लेकर के इंफिनिटी में डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है 1 से इंफिनिटी। तो दोस्तों इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। दोस्तों 1 से लेकर के n को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ये 1 से लेकर के सॉरी इसको n तक पकड़ लो आप। n दोस्तों सिंस एक मिनट में रुकिए, ये इंफिनिटी तक गया है ना, तो मैं पहले चीज ही खत्म कर देता हूँ। इसको आप ऐसे कर लो, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक e का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी दोस्तों 0 है और ये इंफिनिटी है, बराबर। और अब दोस्तों आपको जाना है 1 से लेकर के इंफिनिटी, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी में जाने से अच्छा है मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये 1 से इंफिनिटी है ना, 1 से इंफिनिटी जाना मतलब 0 से इंफिनिटी जाना और 0 से लेकर के 1 तक माइनस कर देना। दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी में से 0 से 1 माइनस कर दो, बराबर, 0 से 1 माइनस कर दो, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, हाँ लिमिट का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। अब ये चीज़ दोस्तों होती है रूट पाई बाय 2, ओके। आपको बता दूं दोस्तों ये ऑयलर पॉइसन इंटीग्रल है, मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि दोस्तों माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो रूट पाई होता है, ठीक है। और अगर ये सिर्फ 0 से इंफिनिटी है ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दोस्तों ये रूट पाई बाय 2 है। तो सिंपल रूट पाई बाय 2 हो गया, और ये दोस्तों कोई तो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ओके। सो कैन आई कॉल इट सम डेल्टा, ठीक है। दोस्तों कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि 0 से 1 तक ई का पावर माइनस टी स्क्वायर, दोस्तों आप इसको न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, पर जो भी होगा ये फाइनाइट आएगा, ओके, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो आप। बहुत सारे रूल है दोस्तों अपने पास, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, जो बहुत सारे रूल है। तो जाहिर सी बात है, मतलब लिमिट हमारी दोस्तों ये आ गई रूट पाई बाय 2 माइनस डेल्टा। अब दोस्तों इससे क्या साबित हो गया कि डी ऑप्शन तो जगह पे गलत हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है 2 अपॉन ही है, गलत। अब दोस्तों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अच्छा। अब दोस्तों रूट पाई बाय 2 माइनस डेल्टा कुछ तो फाइनाइट ही है ना, कुछ तो फाइनाइट है। मतलब दोस्तों सीक्वेंस क्या हो गई, कन्वर्ज, ओके। सीक्वेंस दोस्तों क्या हो गई, कन्वर्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन बोल रहा है कि सीक्वेंस और सीरीज दोनों डाइवर्जेंट है, तो दोस्तों ये तो गलत हो गया है, क्योंकि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, बराबर। तो दोस्तों यहाँ से आप बोल सकते हो कि सीक्वेंस यू एन इज कन्वर्जेंट, ओके। यहाँ से दोस्तों आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई। अब आपको बात करना है सीरीज से, तो आप दोस्तों आप सिंपल सा रूल लगा सकते हो, सीरीज यू एन दोस्तों तब कन्वर्ज होती है जब टेल, ओके, इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन दोस्तों 0 पे जाए, लेकिन हमारी लिमिट किस पे जा रही है, रूट पाई बाय 2 पे। इसका मतलब क्या हो गया,
कि सीरीज U1 भी दोस्तों क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ओके, सीरीज डाइवर्स नहीं, सीरीज कन्वर्ज नहीं हो सकती। सी दोस्तों, ये थ्योरम को लोग उल्टा अप्लाई करते हैं। मैं इसका रिजल्ट लिख कर देता हूँ आपको। अगर दोस्तों सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो लिमिट an दोस्तों 0 पे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लिमिट an 0 पे चला गया तो सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, वरना फिर आप इसका काउंटर ले सकते हो आप, हार्मोनिक सीरीज। ओके, काउंटर में दोस्तों हार्मोनिक आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सीरीज 1/n, इसका टेल 0 पे जाता है पर सीक्वेंस सीरीज डाइवर्जेंट। अब लेकिन दोस्तों अगर सीक्वेंस की लिमिट ओके 0 पे ना जाए तो इसका मतलब सीरीज an कॉन्वर्स नहीं कर सकती। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग यूज कर लिए। यहाँ से दोस्तों सीधा मालूम पड़ेगा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट पर सीरीज डाइवर्जेंट है। तो कौन सा ऑप्शन, ये बोल रहा है बोथ आर कन्वर्जेंट, तो ये गलत हो गया, तो मतलब सी ही सही है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये सिंपल सी बात है दोस्तों, किसके बारे में बात किया उसने, ये पूरा आप पढ़ लीजिए पहले, फिर आपको पता चल जाएगा कि कुछ और नहीं दोस्तों। सिंपल सी बात है, सोलेनॉइडल इररोटेशनल बोल रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं दोनों होते क्या है। तो अगर दोस्तों किसी फंक्शन का ग्रेडियंट 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ दोस्तों सोलेनॉइडल है। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन का कर्ल 0 है, ओके, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन है 0, तो इसका मतलब दोस्तों एफ आपका क्या है, इररोटेशनल। ठीक है, बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे ये पूछा हुआ है। अब आपको क्या बोला है कि सिंस ग्रेड ऑफ ग्रेड फाई, एक सेकंड दोस्तों, मैंने पहले लिख दिया ये चीज। यहाँ पे आपको बोला है ना कि ग्रेड स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेड स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप सोचेंगे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए तो और परेशानी होगी, लेकिन हम लोग दोस्तों इसको खत्म कर सकते हैं ऑप्शन को, क्योंकि अभी यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको मैं ऐसे लिखूं या इसको मैं ऐसे लिखूं, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ट्रू कर देंगी। ठीक है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इससे बेटर हम लोग कोई फंक्शन लेके सोच सकते हैं क्या, तो आओ देखें। इसने क्या कहा है कि फाई सेटिस्फाइज द लैपलेस इक्वेशन। ओके, और फाई दोस्तों क्या है, एक फंक्शन है जिसका सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों सबसे इजी फंक्शन जो दिमाग में आता है ना वो 0 है। टेक फाई इक्वल टू 0। अब देखो ये सब सेटिस्फाई करता है। हाँ, अब दोस्तों अगर आपने निकाला इसका तो क्या हो जाएगा, ग्रेड ऑफ फाई भी 0 है और ग्रेड ऑफ कर्ल भी 0 है। तो दोस्तों अब क्या हो गया, इसने कहा है कि फाई ग्रेड फाई सोलेनॉइडल बट नॉट इरोटेशनल, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोस्तों इसका तो कर्ल भी 0 है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी कर रहा है कि इरोटेशनल है पर सोलेनॉइडल नहीं है, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि दोस्तों हमको ए भी मिला है, तो बी भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि फाइव ग्रेड ऑफ फाइव इज नीदर सोलेनॉइडल नॉर इरोटेशनल, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, तो बचा सी। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब आप इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, और आपसे कह रहा है कि यो सेट क्यू क्रॉस जेड इज अनकाउंटेबल। तो दोस्तों क्यू क्रॉस जेड अगर आपको चेक करना है अनकाउंटेबल, तो आप चेक करो, क्यू तो काउंटेबल है ना, और ये भी काउंटेबल है। तो दोस्तों अगर ये भी काउंटेबल है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दोस्तों क्या होगा, काउंटेबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स, हटाओ। फिर सेकंड दोस्तों क्या कह रहा है कि द सेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम n to 0 1। दोस्तों ये सेट को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पे दोस्तों नेचुरल से उठा रहा है और 0 1 पे सेंड कर रहा है। तो दोस्तों इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, तो कार्डिनलिटी दोस्तों n की होती है लेफ्ट नॉट। ओके, और इसकी कार्डिनलिटी तो 2 है, तो इसका मतलब दोस्तों का कितने फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो वो हमेशा होता है यहाँ को डोमेन में जो है जितने भी कार्डिनलिटी दोस्तों उसका पावर अलेफ नॉट की कार्डिनलिटी। तो दोस्तों 2 का पावर अलेफ नॉट तो होता है कंटिन्यूम। अब ये कह रहा है कि ये सेट अनकाउंटेबल है, तो दोस्तों कंटिन्यूम किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर कंटिन्यूम आ जाए तो इसका मतलब वो अनकाउंटेबल होता है, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये तो ट्रू हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 3 कह रहा है कि सेट अंडर रूट पी, पी इज अ प्राइम नंबर इज अनकाउंटेबल। तो दोस्तों
प्राइम, पी प्राइम है ना अगर आपका, तो जाहिर सी बात है मैं एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ एफ ऑफ पी इक्वल टू पी, एक सेकंड ना, रूट पी डिफाइन कर दो ना, ठीक है, और पी प्राइम उठा हुआ। तो दोस्तों अगर प्राइम काउंटेबल है, प्राइम तो जाहिर से काउंटेबल है, तो अब ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, बाइजेक्शन बन जाएगा पूरा, है ना। वन वन और वन टू दोनों के लिए, हर प्राइम के लिए दोस्तों आप रूट निकाल सकते हो, और हर रूट है तो उसके लिए पी मिल जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये चीज़ तो गलत हो गई, ये तो बोल रहा है अनकाउंटेबल है जबकि ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब इस पे आ जाओ कि फॉर एनी इनफिनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ये तो दोस्तों गोल्डन स्टेटमेंट है, ठीक है, कि किसी भी इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट दोस्तों अपने किसी एक प्रॉपर सबसेट को तो सिमिलर होता ही है, सिमिलर है मतलब बाइजेक्शन है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसमें दो ऑप्शन ट्रू मिले हमें, सेकंड एंड फोर्थ, दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, बी। ओके, अभी इस पे आ जाइए आप। हम्म सब बात दोस्तों किस पे हुई है, ओरिजिन 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 पे बात की है, और एक फंक्शन डिफाइन करके दे दिया आपको, और लास्ट में डी ऑप्शन में बोल रहा है ओरिजिन इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो दोस्तों ऐसी भयानक बातें करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देख लेते हैं पहले, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल के देखिए। तो सिंपल सा दोस्तों, डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड कर लो पहले, ठीक है, पहले दोस्तों डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड कर लो, तो देखो क्या आता है, तो आप निकाल लें डेल एफ ओवर डेल एक्स। हम्म तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 x पाई माइनस, ये वाले के लिए हो जाएगा 4 x वाई, ठीक है, और यहाँ भी है -4 x³ y, ठीक है दोस्तों, ये भी है। अब क्या चाहिए, डेल एफ ओवर डेल वाई भी निकाल लीजिए आप पहले, और देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा -2 x² एंड -x⁴ एंड +4 y, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने देखा, अगर आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो को अगर आपने इक्वेट किया, तो दोस्तों देखो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसका मतलब 0, 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है दोस्तों, 0, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, आप इसमें 0, 0 पुट करके देख लो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करनी है दोस्तों इनके मैक्सिमम मिनिमम और ये सब की, दोस्तों हम लोग हेसियन मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। हेसियन क्या होता है दोस्तों, एच ऑफ एफ लिखा जाता है नथिंग बट डेल स्क्वायर एफ होगा, डेल स्क्वायर, एक सेकंड दोस्तों, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसको सिंपल में लिख सकते हैं हम लोग, यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू वाई एक्स यू वाई वाई, ठीक। अब दोस्तों ये 2 बाई 2 का ही है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यह पहली एंट्री क्या होगी और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको हेसियन की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ओके। अगर एच ऑफ एफ एट ए कॉमा बी, ठीक है, इसमें दोस्तों अगर यू एक्स एक्स एट ए कॉमा बी दोस्तों आपको नेगेटिव आ जाए, और ये, और दोस्तों इसका सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओके, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एच ऑफ एफ, ठीक है, भी अगर आपका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास दोस्तों क्या है, मैक्सिमा है। एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब इसके पास क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया, ठीक है। और अगर यू एक्स एक्स दोस्तों अगर आपका ग्रेटर आ गया, और ये हेसियन दोस्तों है, ठीक है, ये भी, ये तो आपका पॉजिटिव चाहिए चाहिए, तो इसका मतलब दोस्तों ये आ गया मिनिमा। इन दोनों को छोड़कर अगर कोई भी और दोस्तों आपको बिहेवियर मिले, ठीक है, तो वो सीधा सैडल होगा, ठीक है। हेसियन की ये प्रॉपर्टी है अपने आप में। आप दोस्तों हेसियन के बारे में अगर आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा है, तो एक बुक आती है दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस, आप उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, बाय सुजन जेन कॉली, दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं ये इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पूरी जगह भरनी है। आइए। तो दोस्तों ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, पहले एच ऑफ एफ निकाल लो आप, इसके बाद बात करेंगे। तो यू एक्स एक्स पहले आप निकाल लीजिए, तो यू एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यू एक्स एक्स मतलब दोस्तों एफ, हाँ हमारे लिए, क्योंकि वो एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ पकड़ लो आप, तो एफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा 30,
x4 माइनस 4y। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा तो खाली आप ये चेक कर लो कि ये हो गया 30x4 माइनस 4y। मैं आगे की एंट्रीज निकालूंगा भी नहीं, और आप सीधा आप यहीं पे चेक कर लो, एच एफ 0 0 पुट कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, पहला कॉम्पोनेंट ही 0 हो गया। बाकी कॉम्पोनेंट से हमें लेना है ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि ये पहला अगर दोस्तों फर्स्ट ये पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, और अगर सेकंड सेकंड भी पॉजिटिव तो दोस्तों क्या आ जाएगा, मिनिमा। ओके, ये दोस्तों डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रिंसिपल माइनर आप समझो इनको। ओके, प्रिंसिपल माइनर मतलब पहले 1 by 1, फिर 2 by 2, फिर अगर 3 by 3 का है तो दोस्तों अगर सब प्लस आते गया तो मिनिमा है, सब प्लस आते गया तो मिनिमा है, और अगर माइनस प्लस आया तो मैक्सिमा। ओके, अगर इनको छोड़ के कुछ और मिला दोस्तों तो आप सीधा लिख दो ऐसा कुछ मिला, सपोज प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मतलब दोस्तों ऐसा कुछ आया तो वो सैडल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 आ रहा है सीधा, ना प्लस ना माइनस, तो मतलब दोस्तों 0 0 क्या हो गया, इज ए सैडल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हेसियन की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है बाकी सबसे, तो सी ऑप्शन दोस्तों उसका करेक्ट है। चलो अब इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है कि ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट उस सीरीज के मॉड का ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोस्तों आर है, तो कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू है। अब दोस्तों अगर आप इसको थ्योरेटिकली करने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर इसने बोला एनी सीक्वेंस ना, तो हम भी एनी सीक्वेंस लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों ए एन, अच्छा इसने मॉड दे के रखा है दोस्तों, हम लोग ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जिसका मॉड में भी कुछ हला भला हो। अब ए एन आप देख लो, ठीक है, ए एन दोस्तों एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर थी, इसने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कुछ नहीं कहा है, तो हम आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा लेना दोस्तों कि आपको ये मिले मॉड ऑफ ए एन का स्क्वायर दोस्तों जो हो कन्वर्जेंट हो। ठीक है दोस्तों, आप ये देख लो जरा, मॉड ए एन का स्क्वायर मतलब दोस्तों 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और ये सम तो दोस्तों 5 स्क्वायर बाय 6 होता है, बराबर, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जबकि अभी आप दोस्तों उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। ओके, तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 मतलब -1 का पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो n/-1 का पावर n। दोस्तों ये पूरी लिमिट आ जाएगी आपको 1, बराबर। तो इसका मतलब दोस्तों रेडियस क्या मिल गया आपको, ये स्मॉल आ रहा है, हाँ क्योंकि इसमें रेडियस r दे के रखा है, तो इससे आपको दोस्तों रेडियस इक्वल टू क्या मिल गया, 1। अब आप देखिए ऑप्शन को, ये कह रहा है कि r इक्वल टू दोस्तों जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो सीरीज का सम आएगी, लेकिन सीरीज का सम तो हमें मिला है π² बाय 6, तो डी तो गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि उसका रूट आएगी, तो रूट ऑफ π² बाय 6 तो कहीं 1 नहीं होता है ना, तो मतलब ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है r लेस देन 1 आएगा, तो मतलब वो भी गलत हो गया, तो दोस्तों ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों अप्रोच आप एकदम सिंपल रखिए, ताकि अगर आपको एमएसक्यू में भी आ जाए प्रॉब्लम तो भी आप सॉल्व कर लो आसानी से। ठीक है, एक ऑप्शन सही मिले वो अच्छी बात नहीं है, 3 गलत मिले वो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों 3 गलत मिल गए, चौथा तो सही होना ही है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर गेट या नेट जो भी होगा वो संभालेंगे अपने। चलो इसको देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या दे दिया हुआ है, u1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, और इसे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक काम कीजिए दोस्तों, आप ये निकालने के बजाय आप ये निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1/un, या देखिए क्या मिलता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन अप टू 2n-1, एक स्टेप और आगे जाना आपको, तो 2n+1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये u1 लिखा हुआ है, उल्टा कर लो आप यहाँ पे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n-1 ही जाएगा, है ना, और फिर दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, बराबर। तो अब देखिए 1 3 5 से लेकर के 2n-1 तक तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो n+1 फैक्टोरियल है आप इसे ऐसे लिख लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ओके, और अपॉन नीचे दोस्तों 2n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख लीजिए, ये भी कैंसिल। ये लिमिट दोस्तों किस पे आ गई, हाफ पे, और हाफ 1 से कम है, तो दोस्तों अब आप एक रिजल्ट यूज कर लो। रिजल्ट क्या है, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un, अगर दोस्तों हाफ पे आ जाए, लेस देन 1 आ जाए,
दोस्तों इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट होगी, और अगर दोस्तों ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे जाएगी। एक जीरो इन्फिनिटी। और अगर दोस्तों इक्वल टू 1 आ जाए तो आप सीधे आगे चल देना, क्योंकि तब आप कुछ बोल नहीं सकते कि वो कहाँ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं लकी था कि मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये ऐसा कुछ करूंगा तो ऐसा आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हाफ आ गया, विच इज लेस देन 1। ओके, दोस्तों हाफ आ गया मतलब सीक्वेंस कहाँ गई, 0 पे, खत्म। चलिए इस पे आ जाइए, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व यूजिंग द ऑयलर्स मेथड। ठीक है दोस्तों, स्टेप साइज आपको दे दिया है, y ऑफ 1.2 पूछा है। चलो तो दोस्तों ऑयलर्स मेथड लगाने के लिए आपको अगर y1 निकालना है तो y1 दोस्तों क्या हो जाता है, y0 h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, और दोस्तों ये वाई नॉट क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये देखिए आपको कंडीशन दिया ना, तो दोस्तों कंडीशन को आप ऐसे रीड कीजिए हमेशा। ओके, तो आपको समझ जाएगा। अब वाई नॉट दोस्तों हमें क्या दिया है, 2 दिया है, पुट कर लो। y1 दोस्तों एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये 0.1 ले लो, और ये हो गया एफ ऑफ 1,2। अब आप इसमें प्लग इन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 0.1 इंटू एफ ऑफ 1,2, मतलब दोस्तों अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब आप इसे दोस्तों कैलकुलेटर से यूज कर लीजिए, एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी सामने कैलसी रखा हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 प्लस इसको दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया कैलसी में, तो मिला मुझे 0.1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। दोस्तों टोटल वैल्यू आई 2.2236। ठीक है, ये दोस्तों मेरा आ चुका y1, मतलब दोस्तों y1 कहाँ पे आया, y ऑफ 1.1 पे आया, दोस्तों स्टेप साइज में 0.1 लिया है। अब आगे क्या बोला उसने, 1.2 पे चाहिए, तो मतलब आपको एक इटरेशन और करना होगा। तो दोस्तों y2 क्या हो जाएगा, सेम हाँ इसी इटरेटिव सीक्वेंस में आप डाल दीजिए। y1 जब आपको निकलना था तो पूरा आपने y0 यूज किया, y2 निकालने के लिए पूरा आप y1 यूज करो। अब ये चीज दोस्तों हो जाएगी आपकी, y1 कितना आया था, 2.2236, एस तो दोस्तों 0.1 रहेगा ही, x1 y1 क्या है आपका 1.1 कॉमा 2.2236। अब इसे दोस्तों आप कैल्सी में फीड कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 पॉइंट, एक मिनट रुकिए करके देखता हूँ, 2.9 प्लस अंडर रूट ऑफ 1.1 स्क्वायर प्लस 2.236 स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 2.4716। तो दोस्तों ये y2 हो गया, मतलब y ऑफ 1.2 इक्वल टू आपको मिल गया 2.4716। ठीक है दोस्तों, और ये सम खत्म हो गया। चलिए आगे आइए, तो 16th में क्या क्या रहा है वो, दोस्तों हर बार वो एक ऐसा प्रॉब्लम जरूर पूछेंगे। ठीक है, और ऐसा 17 में हुआ, 18 में हुआ, अभी 19 में भी हो रहा है। एफ इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एटमोस्ट टू ओवर आर। ठीक है, एटमोस्ट टू ओवर आर इफ द कांस्टेंट ए एंड बी आर सच दैट ये चीज होती है, तो 4a प्लस 3b क्या होगी। तो दोस्तों एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एटमोस्ट टू, तो मतलब दोस्तों आप इसका बेसिस कंस्ट्रक्ट कर लो और वो क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, है ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो पहले दोस्तों आप किसी एक फंक्शन को पकड़ लो। ठीक है, और देखो आपको क्या मिलता है। तो सपोज अगर मैं कांस्टेंट पकड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट पकड़ता हूँ दोस्तों a1, ठीक है, तो आप पहले f को ना 1 पकड़ लो, तो ये क्या बोल रहा है डी एफ बाई डी एक्स, मतलब 0 इक्वल टू, आपने कांस्टेंट पकड़ा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स तो 1 ही होगा, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, मतलब ये 2 हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी 1 होगा, मतलब ये b हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि a प्लस बी जो है वो -2 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको रख लो आप। अब आप x को यूज कर लीजिए। ठीक है, तो x को यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डी एफ ओवर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपने f को x ले लिया तो डी एफ बाई डी एक्स मतलब 1 इक्वल टू, ये ए एक्स हो गया, और ये 2 टाइम्स x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों b टाइम्स x प्लस 2 हो गया, क्योंकि आपने आइडेंटिटी फंक्शन चूज किया हुआ है। अब आप आसानी से दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 2 प्लस बी टाइम्स x।
प्लस 2b प्लस 2। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर आपने इक्वेट किया तो आपको मिलेगा a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0 एंड 2b प्लस 2 इक्वल टू 1। यहाँ से दोस्तों आपको b मिल जाएगा, b मिल जाएगा आपको -1/2। दोस्तों b मिल गया -1/2, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए या कहीं भी पुट कर दीजिए। बस अगर आपने ध्यान से देखा तो a प्लस बी प्लस टू इक्वल टू 0 यही आया है। यहाँ से दोस्तों आप b निकाल लीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू -2 है, तो a -1/2 इक्वल टू -2। तो दोस्तों आपको a मिल जाएगा 2 -3/2। तो a दोस्तों मिल गया आपको -3/2। आपसे उसने क्या पूछा है, 4a प्लस 3b। तो 4a प्लस 3b क्या होगा दोस्तों, 4a क्या है आपका -3/2 है, पुट कर दीजिए। 3 टाइम्स b क्या है, -1/2 है, यहाँ भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 -3/2। दोस्तों ये हो गया -15/2, मतलब -7.55 तक जाएगा दोस्तों। ठीक, इनफैक्ट -7.5 ही जाएगा ना, बस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उसमें क्या है कि L denotes the value of the line integral this circle of radius 2 with center at the origin in the xy plane। तो L अपॉन पाई क्या होगा। चलो और दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों लाइन इंटीग्रल पूछा है और सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ग्रीन्स थ्योरम लगाना। तो दोस्तों ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए और आपका सी दोस्तों क्लोज कॉन्टूर हो, तो सीधा ये चीज़ आपको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो होगी डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो दोस्तों आप एम आपका क्या है, 3x माइनस 4x² वाई है, और दोस्तों एन क्या है आपका 4x² है प्लस 2y है। अब दोस्तों आप यहाँ पे डेल एम ओवर डेल वाई निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा माइनस डेल एम ओवर डेल वाई -4x² एंड डेल एन बाई डेल एक्स आप निकाल लीजिए। तो डेल एन ओवर डेल एक्स दोस्तों आपका हो जाएगा जस्ट 4y²। अब आप दोस्तों डबल इंटीग्रल पे चलिए, अरे बाप रे स्पेस ही नहीं छोड़ा है। ठीक है, डबल इंटीग्रल और दोस्तों डेल एन बाई डेल एक्स मतलब -4x² -4y², और फिर दोस्तों डी एक्स डी वाई। ओके, ओवर रीजन आर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हम -4 को कॉमन निकाल लेते हैं, और रीजन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सर्कल ही है ना, आपको क्या बोला है, सर्कल है ना, ऑफ रेडियस 2। ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो दोस्तों हम लोग इसको पोलार में लेके चल देते हैं। तो पोलार में ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये x² प्लस y² होगा, तो मतलब वो r² है, और ये r डी आर डी थीटा। थीटा दोस्तों अपना 0 से लेकर के 2 पाई में है, और रेडियस तो हमारी 0 से 2 है। अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से एकदम। तो आपको दोस्तों पूरा ये हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद -4 और ये r³/3 मतलब 3 और ये 8 6 16 और इंटू 2 32। तो दोस्तों ये पूरी चीज जाएगी आपकी 32 पाई। ठीक है दोस्तों, 32 पाई। और आई थिंक दोस्तों एक मिनट, ये माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि ये माइनस की जरूरत नहीं थी। अगर आप देखो यहाँ पे x² प्लस y² है ना, तो डेल एन ओवर डेल एक्स मतलब ये प्लस ही है पूरा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस ही कर लो, आप यहाँ पे 4 बाहर निकाल लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 32 पाई। अब इसने बोला दोस्तों आपसे कि एल की वैल्यू 32 पाई आ रही है। ठीक है, हम लोग ने एल निकाला ना पहले, 32 पाई आया, उस एल को पाई से डिवाइड भी करना है दोस्तों। 32/पाई/5 तो आपको दोस्तों मिल जाएगा 32। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 32। अब आप इसको देखिए, ये क्या कह रहा है,
दोस्तों ये दिखने में थोड़ा भयंकर दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं। आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। आपसे कह रहा है दोस्तों, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो सपोज दोस्तों आप पहले ऐसे समझिए कि ये कोई आपका पॉइंट है पी, और ये है ओरिजिन 0 0 0, और ये पॉइंट दोस्तों आपका से एक्स वाई जेड। यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों ओपी विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ आ जाइए, तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोस्तों आपका पहले तो आप डी लिखो। डी क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। हाँ, तो दोस्तों ये चीज हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोस्तों आपको बोला है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब दोस्तों अगर एक मिनट, ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है लिखने में। तो दोस्तों हमारा टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल किसको है? इनवर्सली है ना, तो मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी दोस्तों, टी विल बी इक्वल टू सम के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों समय तो खत्म नहीं हुआ है। आपसे क्या बोला है? इफ द टेम्परेचर टी एट द पॉइंट आर 0 0 1 इज 3 √3। तो दोस्तों कौन सा पॉइंट बोला है उसने? 0 0 1। तो दोस्तों 0 0 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है यहाँ पे? √3 इक्वल टू के अपॉन 0 0 1 पुट किया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 0 1 ही होगा। तो इसका मतलब आपको के मिल चुका दोस्तों √3। ठीक है, तो के दोस्तों आपको मिल गया √3। अब इस के को पकड़ते हैं हम। तो दोस्तों आपका टी क्या हो जाएगा अभी? √3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये दोस्तों आपका हो गया टी। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, आपको और भी एक चीज बोला है। इट्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये चीज का स्क्वायर। तो ये चीज का स्क्वायर दोस्तों, इस चीज का स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो जाएगा? सिर्फ √3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो टी तो मिल चुका हमें, बराबर। टी दोस्तों मिल चुका। अब हमें क्या चाहिए? इसने कहा है कि इफ द वैल्यू, हाँ, इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी। तो दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ टी मतलब वो आपसे डेरिवेटिव मांग रहा है। तो दोस्तों मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टी मतलब ग्रेड टी, क्योंकि दोस्तों पॉइंट फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों ये चीज़ क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल टी ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल टी ओवर डेल वाई जे प्लस डेल टी ओवर डेल सी के। और दोस्तों इसको अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये नीचे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा बार बार, है ना। तो दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा इनफैक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ऊपर दोस्तों सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, मतलब 2x आ जाएगा। हाँ दोस्तों, और ये √3 ऐसे ही पड़ा रहेगा और माइनस के साथ। ठीक है, ये चीज आई में और ये सेम चीज जे में भी आएगी, तो -2 √3, उसमें दोस्तों वाई आ जाएगा। और ये ऐसे रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों जे, और -2 √3 जेड टाइम्स के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब आप इस चीज को और आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसको और समझ सकते हैं अच्छे से। कैसे? कि ग्रेडियंट ऑफ टी, ओके, एट, हम लोग को दोस्तों 1 1 2 पे बोला है ना, ग्रेडियंट ऑफ टी एट 1 1 2, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टी एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर। दोस्तों डायरेक्शन ऑफ क्यू आर हम लोग निकालेंगे, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूज करना है, लेकिन पहले ये तो निकालने क्या होगा? तो दोस्तों -2 अपॉन √3 में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और नीचे वाला ये पार्टी भी पूरा कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों सिंपल है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया।
ठीक है, पूरा दोस्तों बाहर आ गया। अब ये 36 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों ये चीज रहेगी, ये आई है, जे है और के है। यहाँ पे दोस्तों एक्स पुट करना है, मतलब सिर्फ 1 मतलब आई, और यहाँ पे दोस्तों प्लस जे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जेड है, जेड यहाँ पे दोस्तों 2 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, +2k। तो दोस्तों अब ये हो जाएगा, हम लोग को चाहिए, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर। तो पहले दोस्तों क्यू आर आप निकाल लो, तो क्यू आर बार क्या हो जाएगा, तो सिंपल दोस्तों आर बार माइनस क्यू बार। ओके, तो आर बार दोस्तों क्या है हमारे पास, 0 0 1 है ना, माइनस क्यू बार क्या है, 1 1 2 है, दिया है, आर 0 0 1 है और क्यू दोस्तों 1 1 2 है। दोस्तों ये चीज क्या होगी, सब दोस्तों -1 -1 -1 हो गया ना, बराबर। अब दोस्तों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर बोला है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर बार बोला है। तो दोस्तों अगर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो जो वेक्टर के अलोंग होता है उस वेक्टर को पहले क्या होना पड़ता है, नॉर्मल। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप नॉर्मल वेक्टर कर दो, इसको आप नॉर्मल वेक्टर कर डालिए, तो इसको हम लोग यू कॉल कर दें, यू इक्वल टू क्यू आर बार अपॉन नॉर्म ऑफ क्यू आर बार। दोस्तों ये चीज क्या हो जाएगी, -1 -1 -1 अपॉन नीचे दोस्तों इनका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ t इंटू u। तो दोस्तों ग्रेड t हमारे पास क्या है, ये रहा पूरा वैल्यू। ओके, -2, सॉरी -2, यार गड़बड़ हो रहा है, -2 √3 अपॉन 36 कॉमा -2 √3 अपॉन 36 कॉमा -2 √3 अपॉन 36, और दोस्तों किसके साथ, u के साथ, u मतलब ये हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया वो, -1/√3 -1/√3 और दोस्तों -1/√3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ सर ये 4 है दोस्तों, यहाँ पे 2 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ये 4 है। चल, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2, ये भी प्लस प्लस, मतलब दूसरे सब प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये भी हो जाएगा दोस्तों 2, तो दोस्तों √3 कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, तो ये 2 + 2 प्लस ये 4 हो गया और अपॉन 36 हो गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8/36। आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8/36 को दोस्तों मैं राउंड ऑफ करता हूँ, तो होता है कैलसी से 8/36, दिस मीन 0.2222। दोस्तों इसका आंसर 0.2222 है। अब आप इसको देखिए, ये कह रहा है आपसे, लेट f बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 2 सच दैट f ऑफ x दोस्तों हमेशा ग्रेटर देन 0 है, और इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन इज ये, तो पूछ रहा है f ऑफ 1 क्या होगा। ओके, दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, खाली दिखने में टफ लगी पर ये है नहीं। देखिए आपको क्या दिया हुआ, मतलब इक्वल टू f ऑफ x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b। तो इसका मतलब दोस्तों y इक्वल टू f ऑफ x था और x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू भी 0 है, तो मतलब दोस्तों आपका फंक्शन ऐसा कुछ रहा होगा, 0 से लेकर के b तक। उस फंक्शन की एरिया दोस्तों आपको क्या दी हुई है, कि 3 + b² आया माइनस √3 + 0² आप मान लीजिए ऐसा। ठीक है, तो आप ये सोचिए किस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो फंक्शन मिल गया तो सब मिल जाएगा। तो मैं एक ऐसा फंक्शन, इसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, इस चीज को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप ऐसा अपने मन में मान लेना कि वो b नहीं है, वो x है। ठीक है, वो दोस्तों x है। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो f' क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 + x², और दोस्तों वापस x² का डेरिवेटिव 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो दोस्तों f' क्या हो गया, तो इसका मतलब x/√3 + x²। तो दोस्तों अब देखते हैं, इसका मतलब 0 से लेकर के p तक x/√x² को, √3 + x² को अगर आपने दोस्तों इंटीग्रेट किया होगा तो आपको ये चीज आई होगी। तो देखते हैं क्या आ रही है, बराबर क्या देखते हैं सही आता है।
तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ओके, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो दोस्तों हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे भी ये 1/2, दोस्तों ये 1/2 टाइम्स ये रूट में 3 + x² होगा, और लिमिट दोस्तों 0 से लेकर के b तक चली जाएगी। तो 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, √3 + b² आया, -√3 + 0², देखिए वही आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका f(x) क्या है कि √3 + x² है। आपसे दोस्तों क्या पूछा है, f(1), तो f(1) निकाल के आप दे दीजिए। एक मिनट में कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ दोस्तों, हम लोग फ्लैट में भूल हुई ना, ये फंक्शन थोड़ी है। इस फंक्शन को तो हम लोग मान के चले थे, तो इसको ऐसा कुछ मान लो सम f(1), ठीक है, क्योंकि हमें देखना था कि कौन सा फंक्शन होता है। तो दोस्तों हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद आया ना x अपॉन, ठीक है, तो हमारा फंक्शन है ओरिजिनल, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आया, वो तो ये है ना, f(x) = x/√3 + x²। दोस्तों आपको f(1) चाहिए अभी, तो आप इसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√4, विच इज 1/2। इसका आंसर दोस्तों 0.5 होगा, ठीक है। हाँ, अभी आप इसे देखिए, अलजेब्रा का बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इसने आपसे क्या मांगा है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर। तो दोस्तों आप पहले CH लैम्डा ऑफ ए लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो λ-1 है, λ+1 का पावर 4 है, और दोस्तों λ-2 का पावर 5 है। और फिर आपसे बोल रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके, दोस्तों मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ से अलजेब्रा के दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच बहुत सारे होते हैं, तो आपको जो पसंद हो आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे λ-1 है, λ+1 है, और λ-2 है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, रैंक ऑफ A+I क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आप जरा मिनिमल पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के दोस्तों सारे पावर में 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या साबित हो गया कि आपकी जो मैट्रिक्स रही होगी ना A, वो डायगोनलाइजेबल थी, वो दोस्तों डायगोनलाइजेबल थी। अगर वो डायगोनलाइजेबल थी, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सॉरी, AM = GM हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, रैंक ऑफ A+I ना। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब 1 की दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूँ आपसे, AM, और यहाँ पे GM, और यहाँ पे दोस्तों आइगन वैल्यू, आप कॉलम बना लीजिए तो बहुत सारे, ठीक है। तो दोस्तों आइगन वैल्यू क्या अपने पास 1 है, और -1 है, और 2 है, ठीक है। तो दोस्तों सबकी AM क्या है, 1 है, इसकी कितनी है, 4 है, इसकी कितनी है, 5 है, तो GM भी वही होगी, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल थी। अब आप दोस्तों जरा सोचिए कि GM का फॉर्मूला क्या होता है, GM ऑफ -1 क्या होगा, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस माइनस लैम्डा, मतलब 1I, बराबर, ये फॉर्मूला है GM निकालने का दोस्तों, ये फॉर्मूला है GM ऑफ λI = n माइनस रैंक ऑफ A माइनस λI। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे प्लस पूछा है ना, A+I, ठीक है। तो A+I निकालने के लिए मैंने क्या किया, -1 की आगे वैल्यू, क्योंकि दोस्तों A माइनस ऑफ -1 आ जाएगा ना, GM ऑफ -1 क्या अपने पास 4 है, और n दोस्तों कितना है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो दोस्तों आप इसका CH देखिए, तो ये 5 और ये 4 और एक 9, एक 10, मतलब दोस्तों वो 10/10 का मैट्रिक्स है। तो दोस्तों ये हो गया 10 माइनस रैंक ऑफ A+I आएगा ना यहाँ पे, है ना। तो रैंक ऑफ A+I दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, सीधा 6, ठीक है दोस्तों, रैंक ऑफ A+I आ गया अपने पास 6। और अगर आपको दोस्तों ये अप्रोच से नहीं जाना है, तो मैं आपको एक और अप्रोच दे सकता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के एक्सपर्ट हैं, या आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा अच्छी जाती है, तो आप दोस्तों वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे। हम्म तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज़ को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो जैसी ब्लॉक के लिए। चलो, तो हम लोग दोस्तों मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और सीधा निकाल लेते हैं ना। एक मिनट, बिना जॉर्डन ब्लॉक के भी, ओके, वो भी ज़रूरत नहीं है।
हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एक अप्रोच था। अदरवाइज दोस्तों आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कोई पॉलिनॉमियल मैट्रिक्स है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिनिमल नहीं दोस्तों, हम लोग को जीसी निकालना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज जीसी को बना लेते हैं पहले 10/10 का। अब इसमें दोस्तों सारी वैल्यू भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आइडेंटिटी है, हाँ। तो दोस्तों आप जानते हैं हमेशा कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को तो सिमिलर होती है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों एक एक काम करने के बजाय हम लोग इस पे काम करेंगे। अब सिंपल सा आप देख लीजिए, λ-2 की दोस्तों जीएम कितनी थी, 4 थी। और उसकी एम कितनी थी, एम जीएम दोस्तों दोनों की सेम हो गई, 5 5। इसका मतलब 5 ब्लॉक दोस्तों एक एक ऑर्डर के बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक्स फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों 2 आएगा 5 टाइम्स, सिंगल सिंगल ब्लॉक, हाँ। सब दोस्तों सिंगल सिंगल आएंगे क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये हो गया 5, क्योंकि दोस्तों इसकी एम जीएम 5 थी। अब -1 के लिए कितना है, 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे -1 फिट कर दो आप 4 बार। और ये एक लास्ट बचेगा 1, यहाँ पे दोस्तों 1 फिट कर दो। अब जब आप आइडेंटिटी ऐड करेंगे इसमें, तो दोस्तों आइडेंटिटी भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और उसमें दोस्तों पूरे रो में, पूरे डायगोनल में क्या होता है, 1। तो दोस्तों वो वाला 1 जो है ना, वो इस वाले को 0 बना देगा, इस वाले को भी 0 बनाएगा, इस वाले को भी 0, और इस वाले को भी 0। अब आप दोस्तों खाली इसके नॉन जीरो रोज गिन लीजिए, कितने रोज आई हैं, और फिर मुझे बता दीजिए। देखो 3 2 5 और ये 1 6। तो दोस्तों आप इससे भी रैंक निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप 22। ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ये अल्फा कुछ तो बड़ा सिद्ध दिया हुआ है, पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा। दोस्तों कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी प्रॉब्लम है। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सी इक्वल टू कॉस टी प्लस आई साइन टी। तो सी आपको दिया दोस्तों कॉस टी प्लस आई साइन टी। इसका मतलब इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ई का पावर आई टी। तो दोस्तों ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, 1, ठीक है। तो आप पहले एक सर्कल बना लीजिए, इसका रेडियस 1 हो। अब आप चलिए इस फंक्शन के पास। तो दोस्तों हम लोग यूज करेंगे बाय कॉची रेसिड्यू, क्योंकि दोस्तों कॉची रेसिड्यू भी मैं सबसे इजी पाता हूँ सॉल्व करना। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले नीचे चेक कर लीजिए कि फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ है, ओके। ये तो हमारा मेन चीज है, इसको लगने वाला है 2z² माइनस 5z+2 इक्वल टू 0। इसको आप अगर आपने दोस्तों फैक्टराइज किया तो आपको मिल जाएगा 2 × 2 4 और मेरी -5। इसका मतलब दोस्तों ये चीज क्या हो जाएगी, z-2 और फिर 2z-1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोस्तों z इक्वल टू 2 और 2z-1 मतलब ये रेडियस तो इसकी 1 थी ना, मतलब हाफ यहाँ पे तो है। तो दोस्तों सिर्फ z इक्वल टू हाफ है ना, हाफ इज 0 रन, हाफ इज ए सिंगुलरिटी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू हाफ के लिए आप काम कीजिए, ऐसा कर लीजिए इंटीग्रेशन ओवर सी। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं। आपका फंक्शन दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे z इक्वल टू हाफ रखा है ना, तो आप दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ से बेटर 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका अल्फा ऐसा हो जाएगा और प्रॉब्लम दोस्तों इजी हो जाएगा फिर। इसको आप z-2 कर लीजिए, और आपने 2 कॉमन निकाल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे से आपने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब ये z-हाफ होगा ना, अभी प्रॉपर फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। तो सीधा दोस्तों आप क्या निकाल लीजिए कि दिस इज नथिंग बट 2πi टाइम्स, ओके, हाफ इंटू 2πi टाइम्स। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिड्यू, ओके। ये दोस्तों कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला लगा, अब ये हो जाएगा हाफ। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2πi। और दोस्तों रेसिड्यू किस पे निकालना है आपको, z इक्वल टू हाफ पे। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, रेसिड्यू ऑफ एफ एट z इक्वल टू हाफ। दोस्तों इसका ऑर्डर 1 है इस पोल का, तो कोई टेंशन नहीं। z टेंस टू हाफ, ये क्या हो जाएगा, z-1/2 इंटू एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1/2। एंड दोस्तों ये हो जाएगा z-1/2 ऑफ एफ ऑफ z क्या है, e का पावर i पाई z अपॉन z-2 इंटू z-1/2। दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप सीधा इसे पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा e का पावर i पाई/2। तो दोस्तों ये वो हाफ है, e का पावर i पाई/2 होता है दोस्तों -i, और ये दोस्तों यहाँ से z-हाफ मतलब 4/2। तो 3/2 मतलब ऊपर लेंगे दोस्तों तो 2/3, मतलब ऊपर उल्टा हो जाएगा। ये दोस्तों क्या आ गया अपने पास, -2i/3।
ठीक है, कि हाफ माइनस टू किया तो माइनस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पुट कर दो आप, तो इंटू -2i/3। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो अभी क्या हुआ, बराबर हो रहा है दोस्तों, 2 पाई/3, 3 कटना चाहिए, 3 क्यों नहीं कट रहा है। हाँ दोस्तों कोई टेंशन नहीं, अपने को वैसे मॉड लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे पुट करेंगे अगर आप, तो ये 2 से 2 गए, और ये आई आई -i² मतलब ये +1 हो गया। तो दोस्तों अपने को क्या मिला कि 2 पाई/3। ठीक, ये दोस्तों आपका अल्फा हो गया। अब उन्हें क्या चाहिए, स्टेप अप। ओके, अल्फा दोस्तों आपको आ गया 2 पाई/3। दोस्तों 2 पाई/3 अगर आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आपको गेट में दोस्तों कैलकुलेटर मिलता है, और आपने दोस्तों इसको सॉल्व किया तो आपको आएगा 2 × पाई, ओके, डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करते हैं तो आपको मिलता है 2.0943। अब आपसे पूछा दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आपको ऐसा लेना है स्टेप अप ऑफ अल्फा। ओके, तो दोस्तों स्टेप अप ऑफ 2.0943 हो जाएगा। दोस्तों स्टेप फंक्शन हमेशा ये 2 से 3 के बीच में ना, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है जो कि 2 है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए। ये दोस्तों आपको एक सिस्टम दे दिया और आपसे कह रहा है कि 1, एक मिनट सॉरी, 1 B और 0 और C, ये दोस्तों इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप इसमें निकालेंगे कैसे। दोस्तों यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो दोस्तों वो है आपके पास 4, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 2 हैं। तो दोस्तों आप बेसिक बेसिक वेरिएबल्स आप हमेशा 4 - 2 = 2। तो मतलब दोस्तों किसी दो वेरिएबल को आप 0 डाल सकते हो स्टार्टिंग में। ओके, किसी दो वेरिएबल को आप 0 असाइन कर सकते हो। अब एक को तो 0 इसने पहले असाइन कर दिया है, मतलब x3 = 0। अब हमें ये चेक करना है कि हम दूसरा किसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम लोग किसको असाइन कर सकते हैं। तो सपोज दोस्तों मैं करता हूँ x3 = 0 एक बार, और मैं पुट करता हूँ कि x2 = 0। तो दोस्तों x2 मुझे क्या दिया है, b दिया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, b = 0। तो आओ अपने सिस्टम में चलिए, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों b = 0 मिल गया, b अगर आपने 0 डाल दिया तो क्या होता है यहाँ पे चेंज। आओ देखिए, तो x2 मतलब 0 दोस्तों, तो ये चीज़ पूरा खत्म हो जाएगा, और x3 0 है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आओ अब देखते हैं, तो आपको मिल जाएगा 3x1 दोस्तों, आपको क्या मिला, 1 है ना, -x4 क्या है, c है आपका, 3 - c = a हो गया। अब दोस्तों x1 मतलब 1 है, -2c = 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से दोस्तों आप c निकाल लीजिए, तो आपको c मिल जाएगा -1। c दोस्तों -1 मिल गया। ठीक है, तो a क्या मिल जाएगा आपको, -1 मतलब 4, a = 4 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, 1। b दोस्तों आपने 0 पुट किया हुआ है, 0, और ये 0 है ही है। c दोस्तों आपको क्या मिला, -1। तो दोस्तों a + b + c आप यहाँ से निकाल तो लेंगे, लेकिन क्या ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। दोस्तों ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, जबकि उसने बोला x1 x2 x3 x4 हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए। इट इज नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब देखो, अपने पास ये अननोन, ये बी और सी के पास चॉइस थी हमारे पास, क्योंकि ये तो 1 है, फिक्स है। तो दोस्तों अब मैं सी को 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये केस 1 था, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है ना दो वेरिएबल को 0 डालने की। तो एक तो उसने ऑलरेडी 0 करके दिया है x3, तो मैं सिर्फ x2 को 0 पुट कर सकता था, और x4 को 0 पुट कर सकता था। लेकिन फिर मैंने जाना कि x2 को मैं 0 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मैं वो पुट करूंगा तो मुझे एक बेसिक फिजिबल एक सोल्यूशन मिलेगा जो कि बेसिक फिजिबल नहीं होगा।
तो अब मैं केस 2 करता हूँ दोस्तों। केस 2 क्या हो जाएगा कि x4 इक्वल टू 0, ठीक है, x4 0 दोस्तों और x3 तो 0 दिया हुआ ही है। अब देखते हैं अपने सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ को हटा दीजिए आप, क्योंकि अभी वापस सॉल्व करना है इसको। अब दोस्तों आपका x4 0 है, तो x4 अगर आपका 0 हो गया मतलब ये पूरा 0 है, और दोस्तों x3 0 है, तो आपके पास सिर्फ यही दो बचते हैं, इनको पकड़ लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा 3, x1 दोस्तों 1 है, x2 क्या है आपके पास b है, तो 3 प्लस b इक्वल टू a, और x1 दोस्तों मतलब 1 प्लस b इक्वल टू 3। तो दोस्तों यहाँ से b क्या मिल जाएगा 2, और दोस्तों a क्या मिल जाएगा 5। तो अब आप दोस्तों आपको पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा आप देख लीजिए पहले सोल्यूशन सही मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 1 कॉमा बी क्या है 2, x3 क्या है 0 है, और x4 क्या है 0 है। तो ये दोस्तों एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। ओके, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव आए, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। a क्या है आपके सामने 4 है, b क्या है 2 है, c क्या है -1 है, ठीक है। सॉरी a 5 है, 4 की लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो दूसरा केस है ना, केस 1 क्यों लेना है। ये केस लेना दोस्तों जिसमें आपको सोल्यूशन मिला है। तो यहाँ पे आपको a इक्वल टू 5 मिला है, और b इक्वल टू 2 मिला है, और c दोस्तों हमारे पास 0 है ना। c तो 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल के रखा है x4 इक्वल टू 0 मतलब c इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले पार्ट 2 में, गेट 2019 के पार्ट 2 में। ओके, धन्यवाद।